हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। DDIC ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको सत्ता की साझेदारी का पहला पार्ट हमने समाप्त कर दिया था और आज हम लोग इस वीडियो में दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और यह दूसरा पार्ट है बहुसंख्यकवाद। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बहुसंख्यक और एक होता है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक तो बहुसंख्यक का मतलब क्या हो गया कि जिनकी संख्या ज्यादा हो, और अल्पसंख्यक का मतलब क्या हो गया, जिनकी संख्या कम हो। तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर जो हम लोग हम लोग पढ़ रहे हैं बहुसंख्यकवाद, तो यहाँ श्रीलंका में यही समस्या थी। श्रीलंका में आपने देखा पिछले उसमें वीडियो में कि सिंहलियों की संख्या ज्यादा थी और तमिलों की संख्या कम थी। तो इसमें हुआ क्या, बहुसंख्यकवाद के अंतर्गत देखिए, जब कोई समुदाय की संख्या ज्यादा हो जाती है तो वह अपने अनुसार देश पर शासन करना चाहता है और इसके लिए जो अल्पसंख्यक है उनके हितों की अवहेलना होती है या उनके साथ कौन सा गलत कार्य होता है या उनके अधिकारों का हनन होता है, क्या होता है, उससे भी कोई मतलब नहीं। वह अपने अनुसार अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं क्योंकि वह संख्या बल में ज्यादा है। तो हम लोग इसी पढ़ते हैं। देखिए तब क्या होता है, 1948 ईस्वी में 1948 ईस्वी में क्या हुआ था, 1948 में जो है श्रीलंका आजाद हुआ और आजादी के बाद जो है इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया ये सिंहलियों में। और इसके परिणाम स्वरूप 1956 ईस्वी में एक कानून पारित किया गया और उस कानून के तहत जो है सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया। 1956 ईस्वी में इन्होंने अपना वर्चस्व काम करते एक संविधान का स्थापना हुआ, एक संविधान बना 1956 ईस्वी में, जिसमें सिंहली को जो है सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया। तमिलों की उपेक्षा करके, तमिल भाषा की उपेक्षा करके सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, और क्या हुआ इसमें ये भी जान लेते हैं। सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियां होती थी, विश्वविद्यालय की नियुक्तियों में इन्हें प्राथमिकता देने की बात की गई। इसके अलावा सरकार ने यह कहा कि बौद्ध जो है, बौद्ध धर्म, सरकार ने कहा कि बौद्ध धर्म राजकीय धर्म होगा और इसी को बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब बौद्ध धर्म को ही संरक्षण और बढ़ावा दिया जाएगा। बढ़ावा दिया जाएगा। तो देखिए इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या, इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जो तमिल थे वो नाराज हो गए और उन्हें महसूस हुआ कि उनकी संस्कृति और उनकी भाषा के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है और ये सरकार जो है उनकी भाषा और संस्कृति के प्रति संवेदनशील नहीं है। तो उन्होंने संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया। अब लोग आगे बढ़ते हैं। तमिल को राजभाषा बनाने के लिए संघर्ष, तमिल को राजभाषा बनाने के लिए संघर्ष। अब देखिए क्या हुआ, जब तमिलों को महसूस हुआ कि उनकी संस्कृति भाषा के साथ अवहेलना हो रही है, उनका संवेदनशील सरकार नहीं है उनके प्रति, तो उन्होंने तमिल को राजभाषा बनाने के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने राजनीतिक पार्टियां बनाई
इसके लिए उन्होंने राजनीतिक पार्टियां बनाई और क्या किया, राजनीतिक पार्टियां बनाने के साथ साथ उन्होंने रोजगार, क्षेत्रीय स्वायत्तता, शिक्षा इत्यादि में जो है इन्होंने समानता की बात की। इन्होंने कि हमें हर चीज में समान अवसर दिया जाए, मतलब चाहे शिक्षा हो चाहे रोजगार हो, हर चीज में हमें समान अवसर दिया जाए, हमें हमारे साथ समानता व्यवहार किया जाए। लेकिन क्या हुआ, इनकी जो मांगे थी उनकी अवहेलना की गई, इनकी मांगों की अवहेलना की गई। इतना तो उन्होंने जान लिया, इन्होंने अपने रोजगार वगैरह सब चीज में जो शिक्षा से संबंधित जो भी जितनी चीजें थी, इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने समानता की मांग की, तो जिनकी मांगों को जो है अनदेखा कर दिया गया। इसके परिणाम से उन्होंने क्या किया, जब इन्होंने देखा कि हमारी मांगों को नहीं माना जा रहा है, तो इन्होंने 1980 ईस्वी में LTTE नामक संगठन बनाया। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि LTTE जो है, ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते भी बोलते हैं, ठीक। और LTTE का फुल फॉर्म अगर पूछता है आपसे एग्जाम में, तो आप इसका जवाब देंगे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम। तो इन्होंने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम, तो इस संगठन के माध्यम से इन्होंने जो है वो अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाया। और इसके परिणामस्वरूप क्या हुआ कि दोनों समुदायों के बीच पारस्परिक संघर्ष बढ़ता चला गया। दोनों समुदायों के बीच पारस्परिक संघर्ष बढ़ता चला गया। और यह संघर्ष जो है वह गृह युद्ध में परिवर्तित हो गया। आगे चलकर यह संघर्ष गृह युद्ध में बदल गया, गृह युद्ध में परिवर्तित हो गया। अब देखिए आगे होता क्या है, इसका परिणाम क्या होगा। अब हम लोग परिणाम पे आ जाते हैं। देखिए परिणाम ये हुआ, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको समझा दे रहा हूं। परिणाम ये हुआ कि दोनों तरफ के हजारों लोग मारे गए, देश की सांस्कृतिक, आर्थिक सभी चीजों में परेशानियां उत्पन्न हो गई। और इसके अलावा क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो है देश छोड़कर दूसरे देश चले गए, शरणार्थी हो गए, शरणार्थी। बहुत सारे लोग जो है अपने देश को छोड़ करके अपने दूसरे देश में चले गए, वो वहां जाके शरणार्थी हो गए और इनकी जो जीविका का साधन था वो भी समाप्त हो गया, यानी इनके पास अब कोई रोजगार नहीं रह गया। तो हम लोग इतना जान लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। साझेदारी की आवश्यकता। साझेदारी की आवश्यकता है कि नहीं है ये जानना है। साझेदारी की आवश्यकता। देखिए साझेदारी की आवश्यकता तो निश्चित है, इसलिए क्योंकि यह जो साझेदारी है, सत्ता की साझेदारी है, जो है पारस्परिक संघर्ष को रोकती है। जो दोनों समुदाय हैं इनके पारस्परिक संघर्ष को रोकती है। पारस्परिक संघर्ष को रोकती है। और एक मिनट,
जो कि हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करते हैं, जो कि हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, क्यों आवश्यकता है इसका। कुछ बिंदु हम लोग जान लें कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है। एक पॉइंट हम लोग ने जान लिया। अब देखिए, अपनी बातों को का मतलब यहां पर कहा जा सकता है कि बहुसंख्यक लोगों द्वारा अपनी बातों को अल्पसंख्यकों पर थोपा तो जा सकता है, यानी जबरन थोपा तो जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक चलने पर यह राष्ट्रीय एकजुटता को खतरा पैदा करता है। लेकिन लंबे समय तक रहने पर यह राष्ट्रीय एकजुटता को समाप्त कर देता है, वो खतरा पैदा करता है। चलिए, एकजुटता को खतरा पैदा करता है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला देख लीजिए, बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न न केवल उनके लिए दमनकारी सिद्ध होता है, बल्कि यह बहुसंख्यकों के विनाश का कारण भी सिद्ध होता है। अब हम एक बात और कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है, सत्ता की साझेदारी जो है वह लोकतंत्र की आत्मा कही जाती है। इस बात को याद रखिएगा। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता हम लोग जान गए कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है। अब इसमें देखिए एक चीज छूट गया था कि एक वैध सरकार वह है जहां राजनीतिक सत्ता की भागीदारी से नागरिक शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। एक वैध सरकार वह है जहां राजनीतिक सत्ता की भागीदारी के माध्यम से नागरिक शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। तो यह आपका सत्ता की साझेदारी की
की आवश्यकता है कि नहीं है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है साझेदारी का रूप। साझेदारी का रूप। अब देखिए साझेदारी के रूप कितने हैं, इसमें दो रूप देख लीजिए। क्षैतिज साझेदारी के कहते हैं क्षैतिज वितरण और दूसरा है ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे क्षैतिज वितरण क्या है, ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है। जब सत्ता को सरकार विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका में बांटा जाता है, तो इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। जब सत्ता को विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका में बांटा जाता है तो इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। अच्छा, क्षैतिज वितरण में इसमें देखिए क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो तीनों अंग है, ये तीनों अंग जो है विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका तीनों एक दूसरे पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। तीनों का एक दूसरे पर नियंत्रण रहता है और कोई भी एक जो है अपनी सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। जैसे इन तीनों में से जो कोई भी एक अपनी सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता, तीनों का एक दूसरे पर नियंत्रण रहता है। इसी को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। इसी को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, अब हम एक उदाहरण लेंगे। इसमें एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे। जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। ठीक, और कार्यपालिका के कार्यों एवं विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर किसका नियंत्रण होता है? कानूनों पर नियंत्रण कौन रखता है? न्यायाधीश रखते हैं। विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर नियंत्रण न्यायाधीश रखते हैं। आज आपको समझ में सत्ता का क्षैतिज वितरण, इसमें तीनों अंग जो है वो एक दूसरे से बंधे होते हैं, मतलब कोई भी एक अंग जो है सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। और हमने उदाहरण ले लिया कि न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वह कार्यपालिका करती है और कार्यपालिका के कार्यों और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर नियंत्रण कौन रखता है? न्यायाधीश रखते हैं। ठीक, अब हम लोग ऊर्ध्वाधर वितरण पढ़ते हैं, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। जहां पर जैसे हमारे देश की तरह जिस भी देश में सरकार के विभिन्न स्तर होते हैं, सरकार के
विभिन्न स्तर होते हैं, वहां सरकार की विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्धारण स्पष्ट रूप से संविधान करता है। और इसे ही जो है वह सत्ता या शक्ति का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। ठीक, इसे ही हम सत्ता या शक्ति का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। ये कहाँ मिलता है? यह हमको बेल्जियम में मिलता है। बेल्जियम में जाकर क्या देख सकते हैं, यह उदाहरण बेल्जियम का है। बेल्जियम में उदाहरण इसका मिलता है, श्रीलंका में नहीं। ठीक, श्रीलंका में। ठीक, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग सत्ता का वितरण देख लिया, ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपके कंप्लीट ही होने वाला है। एक टॉपिक और रह गया है, पूछ देता है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? गठबंधन सरकार, तो जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं और सरकार का गठन करती हैं, तो इसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। इस चैप्टर में मुझे जहां तक याद है कि पिछले वीडियो में हमने सामुदायिक सरकार के बारे में बता दिया था। एक बार और आप लोग जान लीजिए, सामुदायिक सरकार का मतलब होता है कि एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के समूहों द्वारा जिसका निर्वाचन होता है, जिस सरकार का, वही सामुदायिक सरकार कहलाती है। ठीक, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, इसलिए इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ। और अब हम लोग एक और टॉपिक बस लास्ट रह गया है, हित समूह। एक पॉइंट और है, हित समूह में अब इसके अंतर्गत आते कौन कौन से हैं? व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगपति, औद्योगिक कर्मचारी, यहां तक कि किसान भी आते हैं, इत्यादि आते हैं। ठीक है, तो ये भी सरकारी समितियों में भागीदारी करके, सरकारी सत्ता में साझेदारी रखते हैं। ठीक है, तो हित समूह के अंतर्गत हम लोगों ने देख लिया कि व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगपति, औद्योगिक कर्मचारी, किसान, ये सब आते हैं।
और ये सरकारी समितियों में भागीदारी करके सरकारी सत्ता में साझेदारी रखते हैं। तो हमने इस वीडियो में देख लिया, ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया और इस चैप्टर में अब कुछ शेष नहीं है पढ़ने के लिए। अब इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो में हम लोग इसी अध्याय के जो हम लोग अध्याय समाप्त किए हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लेकर के हम फिर से मिलते हैं तीसरे वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और इसे दोहराते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।